अल्टरनेटिंग करंट में एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो हम रिवीजन में बता देंगे। और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि अब जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म किया जाए, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही है उससे ये लग रहा है कि आपके एग्जाम्स होंगे डेफिनेटली, और ज़्यादा लेट भी नहीं होंगे, ऐसा भी लग रहा है। सीबीएसई का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम में बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए वो ऑनलाइन सिस्टम को ऑथेंटिक मानते हुए आपके एग्जाम्स करा सकता है, कराएगा ही। ठीक है, तो आपको रेडी रहना है एग्जाम्स के लिए। वो एग्जाम्स कब होंगे, कैसे होंगे, वो सब बताएंगे बाद में, लेकिन हमको हमारा कोर्स कंप्लीट करके रेडी रहना है, ताकि कोई भी कंडीशन में हमको प्रॉब्लम ना आए। तो ऑलरेडी हमारा ये लास्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का, और सेकंड बुक में ऑलरेडी हम रे ऑप्टिक्स करके बैठे हैं, और बाकी चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम ये कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। बच्चों, एसी वाला चैप्टर में ट्रांसफार्मर बचता है हमारा एक, तो ट्रांसफार्मर लास्ट टॉपिक। एक ट्रांसफार्मर के बाद पावर इन एलसीआर सर्किट भी आपको करना है। एक्चुअली मैंने दोबारा रिवाइज सिलेबस को एक बार देखा था, तो उसमें पावर तो है, पावर फैक्टर नहीं है। जो पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा, वो नहीं है। पावर तो है और वॉटलेस करंट नहीं है। वैसे मैंने लास्ट टर्न पे वॉटलेस करंट के बारे में आपको आइडिया दिया था कि इंडक्टर सर्किट या प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर सर्किट में जाने वाली करंट को ही वॉटलेस करंट कहते हैं, क्योंकि उस करंट के कारण इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पावर लॉस नहीं होता, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस π/2 होता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर आपके डिलीटेड टॉपिक्स में है, हो सकता है मतलब बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जेई मेंस वगैरह में तो आ सकता है। लेकिन पावर इन एलसीआर सर्किट हमने नहीं किया था, वो मुझे थोड़ा डाउट था कि वो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो है। तो ट्रांसफार्मर से पहले हम आपको बताएंगे पावर इन एलसीआर सर्किट। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, पावर इन एलसीआर सर्किट या एसी सर्किट, या तो एलसीआर सर्किट भी लिख सकते हैं और एसी सर्किट, एक ही बात है। जो पावर एसी सर्किट का फॉर्मूला होगा वो एलसीआर सर्किट के लिए भी इंप्लीमेंट होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो पहले हम ये वाला टॉपिक कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर। तो आई थिंक कल तक ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में एक क्लास का चैप्टर और बचा है ये, पावर इन एलसीआर सर्किट। जैसा कि हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इक्वल्स टू हमने लगाया V0 sin ओमेगा t, ये इक्वेशन आप पढ़ते आ रहे हैं। और सपोज मान लीजिए सर्किट में करंट कितनी निकली, I0 sin। अब यदि करंट π/2 प्लस थीटा भी हो सकती है और π/2 माइनस थीटा भी हो सकती है, तो अपन माइनस ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं। जहां पे थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन what we can say voltage and current. Okay students, now पावर हम जानते हैं कि वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है हमेशा से ही। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर वी कैन से, आई थिंक बोर्ड इज विजिबल टू एवरीबडी। मैं थोड़ा रिजोल्यूशन और अच्छा कर देता हूं एक बार, एक मिनट। आई थिंक अब आपको बोर्ड और क्लियर दिखना चाहिए। अभी मैंने उसका रिजोल्यूशन भी बढ़ा दिया है, अब मुझे लगता है कि आपको बोर्ड ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा।
ठीक है, नाउ आई थिंक बोर्ड इज मोर विजिबल। यस, तो मैं बोल रहा था बच्चों, इंस्टेंटेनियस पावर हम हमेशा से जानते हैं क्या होती है। किसी इंस्टेंट पे पावर दैट इज v इंटू आई, और पावर इज द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है बच्चों, सो हियर वी कैन से this value of v and I should be put here, and we will get the required formula of the power. So we can write v naught I naught sin omega t sin omega t minus theta। ये हमारे पास v का वैल्यू आया v नॉट साइन ओमेगा टी, i का वैल्यू i नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ओके बच्चों, नाउ साइन a माइनस भी लगाइए ओमेगा टी माइनस थीटा। सभी बच्चे 12th ए के मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए यहाँ पे किसी को भी। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो वी कैन राइट इंस्टेंटेनियस पावर इज वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और अब मैं यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस थीटा पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ साइन ए माइनस बी। तो आई विल राइट साइन ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को दोनों टर्म्स में। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। तो वी विल राइट वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा। I think cos theta is not visible, it is going out the board। थोड़ा मैं cos theta को नीचे लिख देता हूं यहाँ पे, आप लोग समझ सकते हैं आई थिंक। ठीक है, सो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा। साइन, हाँ बेटा, सर साइन थीटा होएगा ना? साइन थीटा, यस सॉरी, साइन थीटा होगा। वेरी गुड, यस कॉस थीटा नहीं आएगा, साइन थीटा आएगा, सॉरी। ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर बन गया। अब एवरेज पावर फॉर वन साइकिल। तो बच्चों एवरेज पावर ऑफ वन साइकिल वी कैन राइट, ये एवरेज पावर तो अपन क्या ले लेते हैं, एवरेज लेते हैं। अब एवरेज यहाँ पे किसका निकलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। तो मैंने आपको एवरेज वैल्यू बता रखी है ऑलरेडी, अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू बताई थी अपन ने। तो जब अपन एवरेज निकाल रहे होते हैं तो इसका मतलब अपन जैसे वन साइकिल का एवरेज निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो एवरेज पावर ऑफ वन साइकिल, तो वन साइकिल यानी 0 से टी टाइम ले रहे हैं, तो 0 से टी तक इंटीग्रेट करके टी का डिवाइड कर दें। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और इसको टी से डिवाइड कर दें। तो ये वैल्यू हमारी 1/2 आती थी। आरएमएस वैल्यू हमने इसको प्रूफ किया हुआ है। आई थिंक इट इज क्लियर। यस, प्रज्ञा मरावत इज सेइंग 1/2, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/t डिवाइड करने पर ये 1/2 वैल्यू आती है। और यहाँ पे देखिए, इसमें अपन एक काम और कर सकते हैं कि जैसे ये वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी वही टर्म है, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 का डिवाइड कर देता हूँ। बोले ऐसा क्यों कर दिया? ऐसा करने से ये साइन 2 थीटा यानी साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा। ब्रैकेट वाला जो टर्म है ना, ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, क्या बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा। यस दिवांशी जैन, राइट। तो वी नॉट आई नॉट, अब हमें एवरेज वैल्यू, ये जो मैं इस तरह के 2 मार्क लगाता हूं ना, ये इस तरह से 2 सिंबल, ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। माइनस ये टर्म मैं यहां लिख देता हूं, सेकंड वाली वी नॉट आई नॉट अपॉन 2। अब मैं एवरेज वैल्यू किसकी लिखूंगा, साइन 2 ओमेगा टी की। अरे भैया ये साइन 2 ओमेगा टी बन गया, देखो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और साइन थीटा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू निकलेगी, एक तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की निकलेगी, एक साइन 2 ओमेगा टी की निकलेगी। साइन 2 ओमेगा टी कहां से आया, यहाँ से आया, देखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो वी नॉट आई नॉट बाई 2, और ये बन गया साइन 2 ओमेगा टी। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, और साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होती है बताइए। इफ आई वांट टू नो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, नॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं अब की बार,
यदि मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो फिर मेरे को क्या मिलेगा? वेरी गुड वर्षा, वर्षा इज वेरी गुड, 0 मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। दिवांशी, सोमिल, वेरी गुड। तो sin 2 ओमेगा टी dt यानी sin 2 ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा। एवरेज वैल्यू निकालेंगे पावर की अपन, तो व्हेन वी विल फाइंड द एवरेज पावर इन द सर्किट, तो ये हमारा जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और केवल ऊपर वाला टर्म बचेगा, तो ये हम लिख सकते हैं एवरेज पावर फॉर वन साइकिल इज V नॉट I नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा। देखिए V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 कॉस थीटा एज इट इज, माइनस ये वाली टर्म पूरी क्या हो गई? एवरेज वैल्यू sin 2 ओमेगा टी की 0 होने के कारण ये वाली टर्म क्या हो गई? आपकी 0 हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट इज योर नाउ P एवरेज इज V नॉट बाई रूट 2 I नॉट बाई रूट 2 और cos थीटा। इसको हम रिराइट कर सकते हैं, तो ये बन गया VRMS, दिस इज IRMS। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया VRMS IRMS cos थीटा। तो दिस इज द एवरेज पावर ऑफ AC सर्किट। कोई भी AC सर्किट में एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos थीटा, और इस cos थीटा को ही हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। अब आपको देखो CBSE ने कैसे, अब CBSE ने कैसे आपको थोड़ा सा जो है वो बिना बात ही खुश कर दिया। अब उसने क्या कर दिया? सिलेबस में लिख रखा है AC इन पावर सर्किट तो दे रखा है, और पावर फैक्टर को डिलीट कर दिया। अब सीधी सी बात है, मैं जब पावर इन AC सर्किट पढ़ाऊंगा तो मुझे cos थीटा को बताना तो है ना, ये दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर तो ऑटोमेटिकली आ ही गया ना उसमें, तो उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं आप पावर फैक्टर को? भाई डिलीट करना होता तो पूरा ही करते फिर पावर वाला। अब पावर एसी सर्किट लिखा हुआ है सिलेबस में है, मतलब आपको पावर ही एसी सर्किट पढ़ना है, लेकिन पावर फैक्टर नहीं पढ़ना, तो दिस इज नॉनसेंस थिंग। ये पूरी नॉनसेंस बात है। आपको पूरा पावर फैक्टर ही पढ़ना है, क्योंकि वो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि cos थीटा क्या है, अदरवाइज जो फॉर्मूला इनकम्प्लीट हो गया पूरा। तो वो आपको अल्टीमेटली पावर फैक्टर भी देखना ही है कि दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। हाँ, अब ये हो सकता है कि पावर फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा सीबीएसई अलग से कि भाई पावर फैक्टर के ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, या पावर फैक्टर कितना होता है वो नहीं आएगा, लेकिन आपको अल्टीमेटली ये तो पता लगी है कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो दिस cos थीटा इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर। दिस डिपेंड्स ऑन द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट। तो ये वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो यहां से आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आरएमएस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर दोज वैल्यूज, आरएमएस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर दोज वैल्यूज व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पावर लॉस और पावर कंजम्पशन अक्रॉस एनी एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में पावर कंजम्पशन के लिए और पावर के लिए कौन सी वैल्यू रेस्पॉन्सिबल होती है? उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जिसे अपन कहते हैं आरएमएस वैल्यू ही रेस्पॉन्सिबल होती है। तो दिस इज बेसिकली, और बाकी फिर मैं cos थीटा के बारे में आपको बता चुका था कि cos थीटा को हम पावर फैक्टर बोलते हैं, और इसकी वैल्यू मैंने आपको अलग अलग सर्किट के लिए बताई थी। 9 तारीख वाली क्लास यदि आप देखें, अभी रिकॉर्ड करने वाले हैं हम क्लास, रिकॉर्डेड क्लास हम आपको भेजने वाले हैं यूट्यूब के थ्रू कुछ ही दिनों में। तो पावर फैक्टर के बारे में वैसे तो कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए जेईई मेंस वगैरह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब जैसे मान लो प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर सर्किट है, तो उसमें थीटा क्या होता है? π/2 होता है। एक में प्लस π/2, एक में -π/2 होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो पावर फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और पावर फैक्टर 0 हो जाएगा तो पावर भी 0 हो जाएगा। और एलसीआर रेजोनेंस सर्किट का पावर फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि वहां पे थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो रेजिस्टिव सर्किट, अब जानिए अपन ये बोल रहे हैं कि प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर दोनों ही सर्किट के अपन एक साथ ले रहे हैं। तो दोनों ही सर्किट से अंदर अपन देखें तो थीटा जो होता है वो +-π/2 होता है। तो इसका मतलब आपके पास जो एवरेज पावर होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी पीएफ बोले तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि cos π/2 0 होता है।
लेकिन यदि आप देखें प्योर रेजिस्टिव सर्किट और एलसीआर रेजोनेंस कंडीशन, प्योर रेजिस्टिव सर्किट और एलसीआर रेजोनेंस सर्किट में हमारा पोटेंशियल वोल्टेज करंट फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। तो वहां पे आपका एवरेज पावर आपका हो जाएगा Vrms, Irms एंड पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1। पीएफ मतलब पावर फैक्टर, हम यहाँ पे पीएफ किसको बोल रहे हैं, cos थीटा को। व्हाट इज पीएफ, दिस इज cos थीटा। cos थीटा को पावर फैक्टर बोल रहे हैं और थीटा की डिजायर्ड वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं, हमारे को वो वैल्यू उसकी एग्जैक्टली मिल रही है। और बाकी फिर आरएल सर्किट और आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, एलसीआर सर्किट विदाउट रेजोनेंस, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि भाई पावर फैक्टर को कैसे लिखेंगे अपन, फिर R बाई जेड। तो पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला R बाई जेड भी होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आरएल सर्किट है, तो आरएल सर्किट के लिए आपका पावर फैक्टर हो जाएगा R अपॉन जेड। कितना होता है आरएल सर्किट का, बताया था मैंने आपको, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और यदि आपके पास आरसी सर्किट है तो उसका कॉस थीटा हो जाएगा R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। तो दिस इज द पावर फैक्टर फॉर आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और एलसीआर सर्किट विदाउट रेजोनेंस, मतलब जब रेजोनेंस नहीं हो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जेड वाला फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, है ना। और R बाई जेड कैसा है पता है सबको, R बाई जेड कॉस थीटा कैसे लिख सकते हैं अपन, इसके लिए अपन इंपीडेंस ट्रायंगल बनाए थे, ये मैंने आपको बताया था दिवाली वेकेशन के लास्ट जो क्लास थी, मतलब 9 नवंबर, उसमें मैंने बताया था। ये हमारा इंपीडेंस को हम लिखते हैं R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो इसके आधार पर अपन क्या बना सकते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये XL माइनस XC हो गया और ये Z हो गया। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां से हम cos थीटा लिखेंगे तो cos थीटा क्या होता है, वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी R बाई जेड। तो cos थीटा की वैल्यू R बाई जेड कहां से आती है, इस ट्राइंगल से आती है। दिस इज कॉल्ड इंपीडेंस ट्राइंगल। इसको क्या बोलते हैं, इंपीडेंस ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये वैसे पावर फैक्टर से रिलेटेड बातें हो सकता है आपके नहीं आएगी बोर्ड एग्जाम्स में तो, लेकिन फिर भी मैंने बता दी है, आप लोग थोड़ा देख लेना, इसको रिवाइज वगैरह कर लेना। तो ये पावर से रिलेटेड बातें कर ली सारी अपन ने, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है लास्ट आर, एक एलसी ऑसिलेशन भी नहीं है सर, एलसी ऑसिलेशन भी एनसीईआरटी में दे रखा है। एलसी ऑसिलेशंस वो भी मैंने देख लिया है, सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है, तो एलसी ऑसिलेशंस विल नॉट कम आल्सो, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक बचता है वो बचता है ट्रांसफार्मर, मशीन्स, इलेक्ट्रिक मशीन्स, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर ऑलरेडी हम कर चुके हैं 6th चैप्टर में। नाउ वी हैव टू डू ट्रांसफार्मर, और उसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। So students, now we take the transformer. ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। जो बच्चे प्रोजेक्ट वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं और साइंस एग्जीबिशन में प्रोजेक्ट वगैरह बनाते रहते हैं, उनको पता होगा कि जो भी आपके इलेक्ट्रिकल वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ट्रांसफार्मर जरूर लगता है। और प्रोजेक्ट ना भी बनाए गए हो तो कभी जो भी हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन होती है, मेन सप्लाई लाइन से आती है, वहां पे कभी देखना चाहिए तो वहां पे एक बहुत बड़ा आपको ट्रांसफार्मर जैसा दिखेगा, ठीक है, जो इस तरह से बॉक्स जैसा, उस पर इस तरह से प्लेट्स लगी हुई होती है, वही ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। सो ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, मशीन वी कैन से, ज्यादा बेटर वर्ड मशीन है इसके लिए, इसको मतलब मशीन कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक ऐसी मशीन होती है ये, ठीक है, जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज, रिमेंबर केवल अल्टरनेटिंग वोल्टेज, डीसी वोल्टेज नहीं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप या डाउन कर सकती है।
मतलब अब मतलब लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकती है, या हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकती है। कौन? ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले दिमाग में जो क्वेश्चन हमारे आता है कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, डिफाइन ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच अल्टर्स मतलब चेंज कर देना, विच अल्टर्स द और चेंजेस द इंटेंसिटी ऑफ और वोल्टेज ऑफ एसी, हाई टू लो और लो टू हाई। यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को अल्टर करने वाली, चेंज करने वाली डिवाइस। यानी एक इनपुट पर अपन लो वोल्टेज डालें और आउटपुट पे हमको हाई वोल्टेज मिल जाए, या फिर हम इनपुट पे क्या डालें, लो वोल्टेज डालें, आउटपुट पे हाई, या इनपुट पे लो डालें, सॉरी इनपुट पे हाई वोल्टेज डालें, आउटपुट पे लो वोल्टेज मिल जाए। इस तरह की प्रोसेसिंग जिस मशीन में होती है, दैट मशीन इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर आपके कोर्स में है, बिल्कुल बहुत क्वेश्चन इसमें आता है, और इजी टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी इसमें से आते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और थ्योरेटिकल भी इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग आता ही रहता है एग्जाम में। तो ट्रांसफॉर्मर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर पर्पज। तो दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। अब स्टेप अप का मतलब होता है जो अप कर दे, यानी इनपुट पे लो एसी वोल्टेज लगाओ और आउटपुट पे क्या मिल जाए आपको, हाई एसी वोल्टेज मिल जाए। यानी जो लो एसी वोल्टेज को, जैसे यहां पे आपने क्या लगाई, लो एसी वोल्टेज इनपुट पे लगाई। ये मैं केवल ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूं, एक्चुअल डायग्राम भी ट्रांसफॉर्मर बनाने वाले हम। दिस इज नॉट द एक्चुअल डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर, इट इज ओनली ए ब्लॉक डायग्राम, केवल समझाने के लिए। तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, हाई एसी वोल्टेज गेन होगा। तो लो एसी वोल्टेज इनपुट पे लगाई तो आउटपुट पे हाई एसी वोल्टेज गेन हो गई। सो दिस मशीन इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन मतलब इसका उल्टा कर दो, इनपुट पे हाई एसी वोल्टेज लगाई और आउटपुट पे लो एसी वोल्टेज मिली आपको। तो दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो इन दिस वे ट्रांसफॉर्मर इज ऑफ टू टाइप्स। प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हमेशा ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसका प्रिंसिपल क्या है, और बहुत सारे बच्चे इसका प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख देते हैं, लेकिन इसका प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन ऑलरेडी मैं ईएमआई में पढ़ा चुका हूं। अब यहाँ कई बच्चे बोल सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यदि हम इसका प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखते तो क्या गलत है? बिल्कुल गलत इसीलिए है क्योंकि आपको उसका एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो एक जनरल फीचर है, जनरल फिनोमिना है, लार्ज स्केल फिनोमिना। उसके अंदर बहुत सारी बातें आ जाती है। कहने को तो मोशन ईएमएफ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है, सेल्फ इंडक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, एडी करंट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको समझना पड़ेगा, एक जनरल कंसेप्ट है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस एक पर्टिकुलर फिनोमिना है कि दो टाइटली कपल्ड कॉइल होती है और एक टाइटली कपल्ड कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी वाली कॉइल से पास होता है और दूसरी वाली कॉइल में एक वोल्टेज डेवलप होता है। ये सारी बातें हम जो है वो आपको बताते हैं, किसमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम आपको ये सारी बातें बताते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द राइट आंसर। तो मेरा यही कहना है आप लोगों को कि यदि ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई भी बात आए या वाइवा में पूछ ले कभी प्रैक्टिकल वगैरह में, तो आपको ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्टेंस ही कहना है, लिखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं।
जनरेटर का मैंने इलेक्ट्रो इंडक्शन बताया था, क्योंकि वहां पे वो जनरल फिनोमिना से ही डेवलप हो रहा था कि रोटेट द कॉइल इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड यू गेट द इंड्यूस वोल्टेज। तो वहां पे वो जनरल इलेक्ट्रो इंडक्शन ही लिखेंगे अपन, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे स्पेसिफाइड म्यूचुअल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज अ म्यूचुअल इंडक्शन मींस, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देयर आर टू टाइटली कपल्ड कॉइल्स wrapped on each other, wound on each other, then the changing magnetic flux of one coil, changing magnetic flux of the one coil also passes through the next secondary coil, second coil. Then in second coil, secondary coil, there is a production of induced voltage, induced EMF and current. This phenomena is the mutual induction. अब इसका अरेंजमेंट हम देख लेते हैं कैसे होता है, और अरेंजमेंट दोनों का ही हम देखेंगे, स्टेप अप स्टेप डाउन में क्या फर्क होता है, कंस्ट्रक्शन में फर्क होता है इनकी, और कंस्ट्रक्शन फर्क होने से इनका काम करने का तरीका बदल जाता है। देखो आपके एनसीईआरटी में दो डायग्राम बना रखे हैं ट्रांसफार्मर के, दोनों ही सही हैं। एक्चुअली एक को बोला जाता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, एक को बोला जाता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। जैसे इसमें क्या होता है, पहले तो लैमिनेटेड ट्रांसफार्मर कोर होता है। क्या होता है? एक लैमिनेटेड ट्रांसफार्मर, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन का कोर होता है। लैमिनेटेड मतलब मैंने आपको बताया था, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का ही क्यों होता है? हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए। हिस्टैरिसीस हमने पढ़ाया नहीं है आपको, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में था, वो सिलेबस में नहीं था। और आपका जो है ये तो मैंने पढ़ाया था, लेकिन एडी करंट्स में कि लैमिनेटेड का क्या लॉजिक होता है। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर अपन बनाते हैं एडी करंट्स के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, यानी कि कंटिन्यूअस थिकनेस का सॉफ्ट आयरन ना होकर आपको पतली थिन शीट्स के रूप में आपके इस आयरन की शीट्स होती हैं सॉफ्ट आयरन की, और उनको लैमिनेटेड मटेरियल की मदद से एक दूसरे के साथ अटैच किया जाता है, और इस तरह से लैमिनेटेड कोर आपका ट्रांसफार्मर का बन जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली जाके, किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे आपको मिल जाएगा, हमारी लैब में भी है, कभी आने का मौका मिलेगा तो दिखा देंगे। और जो बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, उनमें कई बार ट्रांसफार्मर यूज भी होता है, तो उन्होंने देखा होगा ट्रांसफार्मर, तो उसमें आपको आइडिया होगा कि लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर कैसा होता है। तो क्या देखने से पूरा आइडिया लग जाता है प्रैक्टिकली। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होता है, और इस कोर के ऊपर आपकी दो कॉइल्स डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स की, कॉइल्स का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। सेम नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो फिर वो ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, फिर वो वोल्टेज को अप या डाउन नहीं कर पाएगा। तो वोल्टेज को अप या डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होने चाहिए? सेम नहीं होने चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स वाले, देयर आर टू कॉइल्स विच आर वाउंड ऑन इट, इस पे वाउंड होते हैं। और मैं थोड़ा इधर बढ़ा देता हूं, ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें आप देखो दोनों लिम्स पे कोर पे ही आपका वाउंड है, तो दिस इज कॉल्ड कोर टाइप, दिस इज कॉल्ड कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर आपके सामने आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, दैट इज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और एक और डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है यहाँ पे, इस तरह से ये कोर बना रखा है इस तरह से, और ये इस तरह से, ये और ये इस तरह से कपल्ड है। ये इसमें कोर पे ना वाउंड होके आपस में टाइटली कपल्ड हो, दिस इज कॉल्ड शेल टाइप ट्रांसफार्मर, दिस इज कॉल्ड शेल टाइप। दोनों ही डायग्राम सही हैं। इसमें क्या होता है कि यहीं से ही म्यूचुअल इंडक्शन हो जाता है, इसमें कोर के थ्रू आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोर का इंपॉर्टेंस होता है कि इसमें कोर के थ्रू जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फर्स्ट कॉइल पासेस थ्रू द अनदर कॉइल। और इसमें क्या होता है, दोनों ही आपस में टाइटली कपल्ड होती है, तो वो डायरेक्टली उसमें क्या हो जाता है। और दोनों ही ट्रांसफार्मर का अलग अलग यूज है, कई जगह ये यूज होता है, ज्यादातर रेडियो टेलीविजन में कई बार ये यूज होता है आपका शेल टाइप। और पावर ट्रांसमिशन जब हम करते हैं, पावर ट्रांसमिशन मतलब जो हमारे एटम पावर प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं,
तो उसमें मेनली हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर प्रेफर करते हैं। तो इनमें से जो दो कॉइल है, वन कॉइल इज कनेक्टेड टू द इनपुट एसी सोर्स। अब इनपुट एसी सोर्स का मतलब जिसकी वोल्टेज को आपको अप या डाउन करना है। इनपुट मतलब जिस वोल्टेज को आपको, मतलब जैसे मुझे 220 को 1000 बनाना है, तो मेरी 220 बन जाएगी इनपुट। अब 220 को 1000 बनाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। लो को हाई कर रहे हो ना, तो 220 वोल्ट का जो सोर्स मैं जिस एंड पे लगाऊंगा दैट इज प्राइमरी कॉइल एंड, दैट इज कॉल्ड इनपुट एंड, प्राइमरी कॉइल। तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को इनपुट कॉइल बोला गया है। इनपुट इन द सेंस जिस वोल्टेज को कन्वर्ट करना है, चाहे वो हाई को लो करना हो चाहे लो को हाई करना हो, जिसको कन्वर्ट करना है उसको अपन प्राइमरी कॉइल पे कनेक्ट करते हैं। तो वन कॉइल इज कनेक्टेड टू द इनपुट एसी सोर्स, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। और एक कॉइल आपकी कनेक्ट होगी आउटपुट लोड रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड आउटपुट लोड। आउटपुट लोड रेजिस्टेंस मतलब जिसपे आपको आउटपुट वोल्टेज गेन होगी। भाई लो से हाई होके, हाई से लो होके जो वोल्टेज आपको गेन होगी दैट इज कॉल्ड आउटपुट लोड रेजिस्टेंस। जिस कॉइल से आउटपुट लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी कॉइल, उसको अपन सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। नोमेनक्लेचर का फर्क है कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। वैसे किसी को भी, ठीक है, किसी को भी कहने से कंफ्यूजन ज्यादा होगा तो हमने प्राइमरी कॉइल बोला है कि भाई जो इनपुट पे है। और वैसे भी फीलिंग यही है कि भाई जो वोल्टेज हमें हाई होके मिल रही है तो वो आउटपुट ही मानी जाएगी, तो इसलिए उसको सेकेंडरी बोल दिया जो आउटपुट पे है। तो जिस पे हमें वोल्टेज हाई या लो होके मिलेगी वो आउटपुट एंड हो गया, और जिस कॉइल से वो आउटपुट एंड कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। और इनपुट एसी सोर्स जिसको कन्वर्ट करना है वो जिस कॉइल से कनेक्टेड होता है दैट इज कॉल्ड एज द इनपुट एसी सोर्स। और इसी तरह से यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं शेल टाइप में भी, यहाँ पे इनपुट एसी सोर्स प्राइमरी कॉइल, ये वाली प्राइमरी कॉइल बन जाएगी, ये वाली सेकेंडरी कॉइल बन जाएगी, वो सेम है। वर्किंग दोनों ट्रांसफार्मर का सेम है, केवल कंस्ट्रक्शन से डिफरेंस है, ठीक है। तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन इज क्लियर टू एवरीबडी, सबको कंस्ट्रक्शन क्लियर होना चाहिए। आई होप कि कंस्ट्रक्शन सबको समझ में आ गई होगी बात। नाउ वर्किंग, व्हाट हैपेंस इफ सेम नंबर ऑफ टर्न्स, अभी पता लग जाएगा। वर्षा ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट हैपेंस इफ द सेम नंबर ऑफ टर्न्स। अभी आप वर्किंग पढ़ लेंगे ना इस ट्रांसफार्मर वर्किंग, अभी मैं वर्किंग समझा रहा हूँ। तो वर्किंग समझने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही मिल जाएगा, आपको खुद ही इसका आंसर मिल जाएगा। देखो अब वर्किंग में एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम यहाँ पे प्राइमरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या मान के चलते हैं, बहुत कम मान के चलते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल इज वेरी लेस, बहुत नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस अपन मान के चलते हैं। अब यहां से अपन क्या करते हैं, इनपुट एसी सोर्स लगाते हैं, वर्किंग समझते हैं। सबसे पहले अपन ये मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज एनपी, नोटेशंस हैं ये। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अपन ने मान लिया एनपी, पी फॉर प्राइमरी, केवल इतना ही, एन नंबर ऑफ टर्न्स का सिंबल होता है। और ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ये। और लेट नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, लेट इट इज एनएस। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है, ठीक है बच्चों, ये अज्यूमशन हमने ले लिया है। अब अपन क्या करते हैं, यहां पे प्राइमरी कॉइल पे इनपुट वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल में इनपुट वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होगा। तो ऑन अप्लाइंग इनपुट वोल्टेज, induced voltage developed इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में कितना वोल्टेज डेवलप होगा, ये हो जाएगा फैराडे लॉ से माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी।
अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है कि प्राइमरी कॉइल का ही चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किससे पास होगा, सेकेंडरी कॉइल से पास होगा, यही तो बोला। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल will also pass through सेकेंडरी कॉइल टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल के टर्न से पास होगा। तो अपन ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ व्हाट वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हैं। तो देयर इज नो लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो नो लॉस ऑफ आइडियल कंडीशन होती है हालांकि ये नो लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वी कैन राइट सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस NS d∅dt। ठीक है, अब EP अपॉन ES क्या हो जाएगा, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, NP अपॉन NS डिवाइड कर दिया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। डिवाइड कर दो फर्स्ट को 2 से, तो इक्वेशन 1 को 2 से जो डिवाइड कर देंगे अपन, तो वी विल गेट द EP अपॉन ES इक्वल्स टू NP अपॉन NS। मैग्नेटिक फ्लक्स देखो d∅dt दोनों में सेम ही लिखा है अपन ने, क्योंकि अपन ये मान के चल रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब प्राइमरी कॉइल का ही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से पास होता है। सेकेंडरी कॉइल का अपना कोई इंडिविजुअल मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, और अपन ये अज्यूम करके चले एक बार कि मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई लॉस भी नहीं हो रहा है, तो अपन ये कर सकते हैं। अब यदि हमने माना कि प्राइमरी रेजिस्टेंस इज वेरी लेस, या मैं इसको और थोड़ा ब्रॉड वे में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब सपोज मान लीजिए हम ये मान के चलें कि इनपुट वोल्टेज क्या है, हमने इनपुट वोल्टेज क्या लगाई, इनपुट वोल्टेज Vp, और आउटपुट वोल्टेज अपन ने मान ली Vs। आउटपुट वोल्टेज अपन ने क्या मान ली, Vs। तो इनपुट वोल्टेज मैंने Vp लगाई, और EP क्या हो गया, इंड्यूस वोल्टेज उसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस हो गया। तो नेट वोल्टेज अपन क्या लिख सकते हैं, नेट प्राइमरी वोल्टेज। तो नेट प्राइमरी वोल्टेज अपन लिख सकते हैं Vp माइनस EP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IRP। यानी प्राइमरी करंट और प्राइमरी करंट अपन I मान लें IP, और प्राइमरी रेजिस्टेंस अपन मान लें RP। यदि अपन ये कह रहे हैं कि RP इज वेरी लेस, प्राइमरी रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो IP RP टेंस टू क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल 0। तो अपन क्या लिख सकते हैं, VP इक्वल्स टू EP लिख सकते हैं, नहीं कह सकते। मैंने पहले ही बोल दिया कि प्राइमरी कॉइल में रेजिस्टेंस अपन बहुत लेस लेके चल रहे हैं, तो मेरा EP क्या बन जाएगा, VP बन जाएगा। और इसी तरह से अपन ये मान के चले कि आउटपुट करंट इज वेरी लेस, तो हमारा EAC क्या बन जाएगा, VS। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा VP अपॉन VS इक्वल्स टू NP अपॉन NS। ये हमारी कंडीशन आ गई ट्रांसफार्मर की, जिसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसफार्मर रेशियो। अब यहां से अपन देख सकते हैं कि अब जैसे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ज्यादा हो जाएंगे तो VP ज्यादा हो जाएगा, और NS ज्यादा करना है तो VS को ज्यादा, NS ज्यादा हो जाएगा तो VS ज्यादा हो जाएगा। तो यहीं से अपन निकालते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर स्टेप अप बनेगा, कब स्टेप डाउन बनेगा। इस कंडीशन से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक है बच्चों, तो हमारी घड़ी इजाजत नहीं दे रही है आगे पढ़ने की, हमारी घड़ी बोल रही है कि आपकी क्लास यहीं खत्म की जाए। ट्रांसफार्मर को हम कल कंटिन्यू करेंगे, फिर भी मैंने इसका वर्किंग का मेजर पार्ट आपको करा दिया है। इसको थोड़ा समझिए, इसको रिवाइज कीजिए, और ट्रांसफार्मर में कुछ बातें और है भी बताने लायक, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट करनी है। तो
मैं एक बार जाने से पहले वापिस से एब्सेंटीज बोल देता हूँ फटाफट से 1 मिनट के अंदर। यदि वो बच्चे प्रेजेंट हो गए हो तो बता दे कोई, कि मैं नहीं चाहता कि किसी का कोई बच्चा प्रेजेंट हो और उसके एब्सेंट लग जाए।